प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के अध्याय 2 विलयन के 3 अंक के प्रश्न। उसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है परासरण, परासरण दाब और समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है परासरण की, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी परिभाषा है शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अगली परिभाषा है परासरण दाब की, जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला आवश्यक मतलब जितना लगता है उतना ही, बाह्य दाब मतलब बाहर से लगने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला आवश्यक बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। उसके बाद अगली परिभाषा है समपरासारी विलयन की, जिसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो विलयन है जिसमें से विलायक का बहाव कहीं नहीं होता दोनों विलयनों में, उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो ये हो गया प्रश्न पहला। अगला प्रश्न है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो एक तरफ हम आदर्श विलयन लिखेंगे, एक तरफ अनादर्श विलयन लिखेंगे, जिसको वास्तविक विलयन भी कहते हैं। पहला अंतर है आदर्श विलयन का, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, जबकि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यह हो गया पहला अंतर। दूसरा है आदर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि डेल्टा H = 0। अनादर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसका मतलब कुछ न कुछ एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा H0 = 0। तीसरा है आदर्श विलयन के बनने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल V, आयतन मतलब डेल V = 0 होगा। और अनादर्श विलयन के बनने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ आयतन परिवर्तन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V0 = 0। अच्छा, अनादर्श विलयन जो है इसको हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए और दिया है H2O का अणुभार बराबर 18। तो सबसे पहले तो हम जो दिया है उसी को लिख लेते हैं, H2O का अणुभार बराबर 18। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है शुद्ध जल। शुद्ध जल का मतलब क्या है? शुद्ध जल का मतलब उसमें विलायक भी जल है और विलेय भी जल है, क्योंकि लिखा है शुद्ध जल। तब उस स्थिति में सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया कि H2O का जो अणुभार है वो कितना है? 18। अब चूँकि शुद्ध जल का घनत्व हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, उसका घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है। अच्छा, हमको प्रश्न में ये नहीं बताया है कि हमको जल कितना लेना है, इसमें बोला है शुद्ध जल की मोललता। तो जनरली हम जल को 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में लेकर चलते हैं, या 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर जल लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर भार बटे आयतन। अब शुद्ध जल का घनत्व हमने कितना लिया? 1 ग्राम
पर ml बराबर भार हमको ज्ञात करना है। जब तक हम भार ज्ञात नहीं करेंगे हम मोललता ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले भार ज्ञात कर रहे हैं। और बटे आयतन है 1000 ml। अब इसका हम तिर्यक गुणा इधर कर देंगे। तिर्यक गुणा करने से 1 का गुणा हो गया 1000 के साथ और ग्राम प्रति लीटर प्रति यानी बटे गुणा 1000 के साथ जो ml था उसका गुणा हमने इस मात्रक के साथ कर दिया। ये हमको मात्रक दिखाना था कि ग्राम कैसे आएगा, उसके लिए किया। आप नहीं भी कर सकते हैं। ml से ml कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1000। 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1000 ग्राम बराबर ये आपका आ गया भार। और हम शुद्ध जल के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि शुद्ध जल का जो भार है वो आ गया हमारा 1000 ग्राम। या आप सीधा लिख सकते हो कि शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसीलिए 1000 ml जल बराबर 1000 ग्राम जल। और कैसे आता है ये दिखाना है तो ये पूरा हल जो मैंने बताया उसको कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी उपयोग कर सकते हो। अब हम सूत्र जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। अब मोलों की संख्या जनरली मोललता जो होती है, मोललता की जो परिभाषा होती है, मोललता का मतलब होता है 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। अब 1000 ग्राम विलायक, विलायक हमारे पास जल है और विलेय भी हमारे पास जल है, तो हम मोलों की संख्या जो परिभाषा बताई उसको हम आगे उपयोग करेंगे। मोलों की संख्या पहले हम निकाल लेते 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या। अब 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या बराबर भार होता है जल का 1000 और जल का अणुभार 18 है और भार हमारे पास कितना है 1000 बराबर 1000 में हम 18 का भाग देंगे। भाग देने के बाद आएगा 55.555 इस तरह से, या हम इसको लिख सकते 55.6 क्योंकि यहाँ का अंक 5 है, इसको अगर हटाना है तो ये एक अंक बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में अब देखो मैंने जो परिभाषा आपको बताई थोड़ी देर पहले, 1000 ग्राम जल में, जल मतलब विलायक में, मोलों की संख्या मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय भी हमारे पास जल है। तो 1000 ग्राम जल में यानी विलायक में मोलों की संख्या, ये परिभाषा बन जाएगी मोललता की। और मोललता हम निकाल रहे हैं शुद्ध जल की, तो हम लिख सकते हैं अतः शुद्ध जल की मोललता बराबर 55.6 और इसका मात्रक हम लिख देंगे स्मॉल m यानी मोलल। इस तरह से अंकित प्रश्न है। आप ये जो कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन को आप पूरा सॉल्व ना करते हुए डायरेक्ट भी उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है परासरण दाब क्या है? परासरण एवं विसरण में कोई दो अंतर लिखिए। तो सबसे पहले तो परासरण दाब की जो परिभाषा है ये हम पहले ही देख चुके हैं, फिर से एक बार मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला आवश्यक बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। अब है परासरण और विसरण में अंतर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो सिंपल अंतर हमने लिए हैं, दो अंतर पूछा था तो दो ही इसमें लिखे हैं। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है, बर्कले हार्टली विधि में आप लोगों ने देखा होगा, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं होता, केवल विलयनों में पाया जाता है। यह गैस एवं विलयन दोनों में होता है। एक प्रश्न और है हेनरी का नियम, इसको भी देख लेते हैं। हेनरी का नियम लिखिए एवं उसके अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम क्या है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ स्थिर रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर टेम्परेचर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो विलेयता घटने लगेगी गैस की, इसलिए टेम्परेचर को स्थिर रखना है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो हम पहले गैस का द्रव्यमान मान लेते हैं
स्मॉल m और दाब मान लेते हैं P। उस स्थिति में परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आता है K, तो होगा m बराबर Kp। और ये आप ऐसे याद रख सकते हो, ये नियम तो इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि हम MP में रहते हैं, MP बोर्ड का पढ़ रहे MP में रहते तो m समानुपाती P। जिसको याद नहीं रहता वो भी याद रख सकता है आसानी से। m यानी मास, P यानी प्रेशर, द्रव्यमान गैस का और दाब गैस का, तो ऐसे याद रह सकता है। जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग हमने लिखे हैं 2, क्योंकि ये प्रश्न 3 अंक का है तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2 अंक हो गए तो 1 अंक के अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो पहला हमने लिखा अनुप्रयोग कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। अब कार्बोनीकृत पेय पदार्थ का मतलब होता है जैसे सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है या बियर वगैरह है, तो ये कार्बोनीकृत पेय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुलने के लिए दाब लगाया जाता है। मतलब कुल मिला के गैस को घुलना यानी गैस का द्रव्यमान, दाब लगाना यानी गैस का दाब। इस तरह से आप समझ सकते हो। दूसरा है जलीय जीवन में। जलीय जीवन का मतलब है आप देखो चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे समुद्र हो, इनके अंदर रहने वाले जो जीव है वो जीवित कैसे रहते हैं, ये जीवित रहते हैं उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण। तो कुल मिला के वहां पर भी हेनरी का नियम लग रहा है। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हो ये 2 इसके अनुप्रयोग, और इस तरह से ये आपके 3 अंक के प्रश्न यहाँ होते हैं कंप्लीट।